हेलो, कैसे हैं आप सभी। मैं पंकज चौधरी, केडी स्टडी वाई राजा, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। मित्रों, पिछली क्लास हमारी हिंदी भाषा का सामान्य परिचय हुई थी और आज की हमारी क्लास है हिंदी वर्णमाला स्वर। तो मित्रों, क्लास शुरू करने से पहले जल्दी जल्दी जुड़ जाइएगा और जल्दी जल्दी क्लास को शेयर कर दें। उसके बाद फिर हम क्लास को शुरू करेंगे। तो आज की क्लास की शुरुआत करने से पहले आप जल्दी जल्दी जुड़ें और शेयर करें। सभी को राम राम, जय हिंद। तो आइए मित्रों, आज का टॉपिक है हमारा हिंदी वर्णमाला में स्वर टॉपिक है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि वर्णमाला क्या होती है और वर्णमाला में फिर हम पढ़ेंगे स्वर। उसके बाद फिर हम करेंगे व्यंजन और पूरी वर्णमाला को हम पढ़ेंगे। तो वर्णमाला क्या होती है, तो वर्णमाला को समझने से पहले हमें समझना पड़ेगा कि हिंदी भाषा की इकाई, ये भाषा के अंग। तो भाषा के अंग कितने होते हैं? भाषा के अंग होते हैं हमारे 3। जल्दी जल्दी जुड़ जाएं और क्लास को शेयर कर दें। राम राम। भाषा के अंग 3 होते हैं। 3 कौन कौन से होते हैं? एक वर्ण होता है, एक शब्द होता है और एक वाक्य होता है। 3 होते हैं, वर्ण, शब्द और वाक्य। अब इसी वर्ण से टॉपिक बनता है हमारा वर्णमाला। क्या टॉपिक बनेगा? वर्णमाला। तो वर्णमाला टॉपिक बनेगा वर्ण से। तो भाषा के अंग या मैं कहूं व्याकरण के अंग कितने होते हैं? तो 3 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? वर्ण, शब्द और वाक्य होते हैं। तो उससे पहले हमें जानना है कि यहां से क्वेश्चन पूछता है कि हिंदी भाषा की सार्थक इकाई क्या है। हिंदी भाषा की सार्थक इकाई क्या होती है? हिंदी भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? तो सबसे पहले हम उसको जानते हैं। तो हिंदी भाषा की सार्थक इकाई, सार्थक इकाई जो होती है वो मित्रों वाक्य होती है। क्या होती है? वाक्य होती है। हिंदी भाषा की सार्थक इकाई की बात करता है तो हिंदी भाषा की सार्थक इकाई वाक्य होती है। और हिंदी भाषा की सबसे छोटी इकाई की बात करें, हिंदी भाषा की सबसे छोटी इकाई की बात करें, छोटी इकाई या मैं अंग कहूं तो हमारा वर्ण होता है। हिंदी भाषा की सार्थक इकाई को हम वाक्य कहते हैं और हिंदी भाषा की सबसे छोटी इकाई को हम वर्ण कहते हैं। भाषा की इकाई कितनी होती है? भाषा की इकाई 3 होती हैं, वर्ण, शब्द और वाक्य। तो 3 होती हैं। तीनों में हमने सबसे छोटी इकाई को जाना कि कौन सी होती है और सार्थक को जान लिया क्या होती हैं। तो वर्ण टॉपिक जो होता है सबसे छोटी इकाई है। जैसे हम एक एग्जाम्पल ले लें, कमल। जैसे एक एग्जाम्पल ले लिया हमने कमल। तो कमल को जब हम देखेंगे तो हम इसको टुकड़े में तोड़ेंगे। इसका मतलब छोटी है तो सबसे छोटा करना पड़ेगा। तो छोटा करेंगे तो इसमें से इसका स्वर निकालेंगे बाहर, इसका स्वर बाहर निकालेंगे और इसका स्वर भी बाहर निकालेंगे। अब ये ऐसी कंडीशन में आ चुका है कमल शब्द कि इससे ज्यादा आप टुकड़े नहीं कर सकते। तो ये बन गए हमारे वर्ण। यही हमारी सबसे छोटी इकाई होती है। हिंदी भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? वर्ण होती है। तो वर्ण, अब आप इससे ज्यादा छोटे टुकड़े नहीं कर सकते। तो क्वेश्चन पूछता है हिंदी भाषा की सबसे छोटी इकाई तो वर्ण,
और हिंदी भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई की अगर बात करता है तो लिखित इकाई में भी हमारी वर्ण होती है, लेकिन हिंदी भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई की अगर बात करता है तो मौखिक इकाई हमारी होती है ध्वनि। तो अगर हिंदी भाषा की सबसे छोटी इकाई की बात करें, ना लिखित दे ना मौखिक दे, तो हमारा आंसर वर्ण होता है। अगर वो मौखिक बोलता है तो फिर आंसर हमारा ध्वनि होता है। हिंदी भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई अगर इसको कहता है तो आंसर है ध्वनि। अगर मौखिक इकाई की बात करता है तो आंसर ध्वनि लगाना है। अगर लिखित इकाई की बात करता है, वो लिखित की बात करे तो लिखित इकाई हमारी होती है वर्ण, और वो ना लिखित बोले और ना मौखिक बोले। राम राम सभी को, राम राम, जय हिंद, नमस्कार, नमस्ते। तो सभी को मौखिक की बात करता है तो ध्वनि हम बोलते हैं, और कुछ नहीं बोलता तो आंसर वर्ण हम देते हैं। और सार्थक इकाई की बात करता है तो वाक्य कहते हैं। और आगे इसी में हम देखते हैं मित्रों, अगर बात करता है अर्थ के आधार पर सबसे छोटी इकाई, हिंदी भाषा की अर्थ के आधार पर सबसे छोटी इकाई की बात करें, अर्थ के आधार पर सबसे छोटी इकाई की अगर बात करता है, तो अर्थ की जब भी बात करते हैं तो 3 इकाई हमारे सामने है, वर्ण, शब्द और वाक्य। तो आप जानते हैं कि वर्ण का कोई भी अर्थ नहीं होता, अगर अर्थ होता है तो इन दोनों का होता है। तो अर्थ के आधार पर जब पूछता है तो इकाई कितनी होती हैं? इकाई हमारी 2 होती हैं, 2 इकाई होती हैं। और इसमें भी सबसे बड़ी इकाई कौन सी होती है? तो इसमें सबसे बड़ी इकाई हमारी होती है वाक्य। लेकिन यह बात करता है सबसे छोटी इकाई की, सबसे छोटी इकाई। छोटी इकाई की बात करता है तो आंसर शब्द होगा। अगर अर्थ के आधार पर सबसे बड़ी इकाई की बात करें तो आंसर वाक्य होगा। और अगर आपसे क्वेश्चन कहता है कि अर्थ के आधार पर कितनी इकाई होती हैं, तो अर्थ के आधार पर 2 इकाई होती हैं। मित्रों, क्लास को जल्दी से शेयर करें, आप शेयर कम करते हैं, और ध्यान से पढ़ें, चीज़ों को क्लियर करें, क्योंकि पेपर में बार बार यही चीज़ें आती हैं। जय हिंद, नमस्ते। आगे टॉपिक को ध्यान से देखें और क्लास को शेयर कर दें, और क्लास अच्छी लगे तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। और आपका कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में आप डाल सकते हैं। जैसे ही हम नेक्स्ट फिर क्लास लेते हैं तो सबसे पहले आपके कमेंट बॉक्स चेक करते हैं, किसी का कोई क्वेश्चन है तो हम उसका सॉल्यूशन देंगे, उसके बाद हम क्लास शुरू करेंगे। तो आप अपना कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन डाल सकते हैं। तो आइए मित्रों, आगे देखते हैं हम कि अर्थ के आधार पर अगर बात करता है तो 2 इकाई होती हैं, शब्द और वाक्य। और छोटी इकाई की बात करता है तो छोटी इकाई हमारी होती है शब्द, और इसी में अगर बड़ी इकाई की बात करें तो वाक्य होती है। तो इसमें आगे देखते हैं मित्रों, भाव भावार्थ के आधार पर पूछता है, भाव भावार्थ के आधार पर। भाव भावार्थ के आधार पर इकाई पूछता है तो भाव भावार्थ की एक ही इकाई होती है, और वो इकाई होती है हमारी वाक्य। क्योंकि वाक्य ही एक ऐसा है इन तीनों में
ना वर्ण भाव देता है न शब्द देता है। अगर मिलेगा भाव या भावार्थ तो वो वाक्य से मिलता है, पूरे पैराग्राफ से मिलता है। तो हमारी अर्थ भाव या भावार्थ के आधार पर इकाई की बात करें तो अर्थ के आधार पर तो हमारी थी शब्द छोटी और बड़ी इकाई वाक्य। लेकिन भाव भावार्थ के आधार पर इकाई की बात करें तो ये हमारी होती है वाक्य। यहां तक के सभी क्वेश्चन क्लियर हैं मित्रों? ओके, आगे देखते हैं। अब हम चलते हैं अपने टॉपिक वर्णमाला की ओर। वर्णमाला की ओर हम चलते हैं और सबसे पहले हम जानते हैं वर्णमाला की परिभाषा क्या है। तो वर्णमाला की परिभाषा को जानने से पहले मित्रों शब्द को जानना है। परिभाषा तो स्वतः ही बन जाएगी, लेकिन अगर आप रटेंगे तो वो फिर भूल जाएंगे। इसलिए ध्यान रखें कि सबसे पहले कोशिश करें हम शब्द से डायरेक्ट ही परिभाषा कैसे बनाते हैं। तो आइए मित्रों देखते हैं हम। यहां हमारा है वर्णमाला, तो वर्ण प्लस माला, वर्ण प्लस माला। अब यहां किस चीज की माला है? वर्ण की। अगर वर्ण की जगह में बात करूं, मोती की बात करूं या फूल की बात करूं, तो मोती या फूलों की अगर हम माला बनाने लगे तो उनको भी हम एक कैसे डालेंगे? हम उनको एक व्यवस्थित क्रम में अर्थात एक व्यवस्था के अनुसार डालेंगे। हम यहां वर्ण की माला बना रहे हैं, हिंदी में पढ़ रहे हैं, अगर हम मोती की या फूल की बनाएं तो उनको एक व्यवस्था में डालते हैं जब भी वो अच्छी लगती है। इसीलिए यहां से हम कह सकते हैं कि जो व्यवस्थित क्रम होगा, जो व्यवस्थित क्रम होगा व्यवस्थित क्रम, तो वर्णों का व्यवस्थित क्रम ही क्या कहलाता है मित्रों? वर्णमाला कहलाता है। वर्णों के व्यवस्थित क्रम को क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं, क्योंकि वर्णों को हम एक व्यवस्था में डालते हैं कि वर्ण व्यवस्था के अनुसार हम उन्हें लिखते हैं। तो वही हमारे वर्ण एक व्यवस्था के क्रम में लिखे होंगे तो उन्हीं को हम क्या कहेंगे? वर्णमाला कहते हैं। तो परिभाषा समझ में आ गई होगी शायद, उम्मीद करता हूं जी। तो वर्ण का व्यवस्थित क्रम ही वर्णमाला कहलाता है। तो इस वर्णमाला के अंतर्गत हम दो टॉपिक पढ़ते हैं। दो टॉपिक हमारे कौन कौन से होते हैं? एक टॉपिक हमारा होता है मित्रों स्वर, स्वर होता है, और एक टॉपिक हमारा होता है व्यंजन। हमें स्वर पढ़ना है और व्यंजन पढ़ना है, ये दो टॉपिक हैं। तो इसमें हम सबसे पहला जो टॉपिक उठाते हैं, सबसे पहला टॉपिक ही हम लेते हैं स्वर का। स्वर टॉपिक को हम लेते हैं। स्वर टॉपिक में क्या है? स्वर स्वतंत्र होते हैं, इनको किसी की भी आवश्यकता नहीं होती बोलने में। और व्यंजन में हमें आवश्यकता पड़ती है, वो स्वतंत्र नहीं होते, वो किसी की सहायता के अनुसार बोले जाते हैं। जैसे अगर मैं यहां थोड़ा सा तुलनात्मक लिखूं तो आप गौर करें, स्वर स्वतंत्र होते हैं। कैसे होते हैं? स्वतंत्र होते हैं। और व्यंजन स्वतंत्र नहीं होते, इनमें सहायता की जरूरत नहीं होती, इनमें सहायता की जरूरत होती है, इनको बोलने में सहायता की जरूरत होती है। ये स्वर की सहायता से बोले जाते हैं, लेकिन स्वर में किसी की सहायता की जरूरत नहीं पड़ती। तो शायद समझ में आ गया होगा ये क्या है स्वर और क्या है व्यंजन। तो व्यंजन की परिभाषा को आप आगे जानेंगे, लेकिन यह सबसे पहले है हमारा स्वर। तो स्वर स्वतंत्र होते हैं, ये स्वतंत्र उच्चारित होते हैं, इन्हीं को हम स्वर कहते हैं। तो स्वर होते कौन कौन से हैं? सबसे पहले हम इनको जानते हैं। तो ए, आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ओ, बड़ा ओ,
री, एढ़ी, ऐनक, ओखली, औरत। अंग से अंगूर और अड़े खाली, ये कर देगी सब खाली। तो देखिए मित्रों, इसको क्या कहते हैं प्यारे विद्यार्थियों, इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं अनुस्वर। इसको क्या कहते हैं? इसको क्या कहते हैं? शाबाश, इसको कहते हैं विसर्ग। लेकिन इन दोनों को ही क्या कहा जाता है? इन दोनों को ही कहा जाता है अयोग वाय। अयोग वाय। तो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है, क्वेश्चन ये कहता है कि अनुस्वर कौन सा होता है, विसर्ग कौन सा होता है, और अयोग वाय कौन से होते हैं। तो इसमें से हम देखते हैं कि इनको अनुस्वर, विसर्ग और इन दोनों को ही नाम दिया गया है अयोग वाय। इन दोनों को अयोग वाय कहते हैं क्योंकि इन दोनों को स्वर में योग नहीं किया जाता। इसीलिए आप जानते हैं कि मुख्य स्वर जो कहा जाता है, मुख्य स्वर हमारे कितने होते हैं और मूल भाषा में स्वर कितने होते हैं, मूल भाषा में और स्वर कितने होते हैं। तो मुख्य स्वर हमारे कितने होते हैं? तो मुख्य स्वर हमारे 10 होते हैं। मूल भाषा में स्वर कितने होते हैं? तो मूल भाषा में 13 होते हैं। और स्वर की अगर बात करता है तो आंसर आपका 11 होता है। मुख्य स्वर 10 होते हैं, मूल भाषा में स्वर 13 होते हैं, और स्वर हमारे कितने होते हैं? 11 होते हैं। मूल भाषा खाली स्वर पूछता है या मुख्य स्वर पूछता है? तो मुख्य स्वर में ये 11 आपके सामने हैं, इसमें ऋषि को काउंट नहीं किया जाता, तो ये आपके 10 बच जाते हैं। मूल भाषा में 2 और जुड़ जाते हैं, 11 ये होते हैं। इसमें एक री, दीर्घ री जुड़ता है और एक लिरी जुड़ता है। इसका मतलब ये कितने हो जाते हैं? ये हमारे हो जाते हैं 13। तो 11 आपके सामने हैं और 2 ये जुड़ते हैं, तो कितने हो गए? ये हमारे हो गए 13। तो इससे आगे चलते हैं मित्रों, अब हम जानते हैं कि स्वर कितने प्रकार के होते हैं। तो स्वर के प्रकार, तो स्वर कितने प्रकार के होते हैं? जल्दी कमेंट करके बताएं। शाबाश। स्वर 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 हर्ष स्वर, नंबर 2 दीर्घ स्वर, नंबर 3 पेलुत स्वर। तीन प्रकार के होते हैं। तीन प्रकार के होते हैं। मैं सभी नाम बता के चलूंगा मित्रों। 3 प्रकार के होते हैं। ह्रस्व स्वर, इसी को हम एक मात्रिक के नाम से भी जानते हैं। एक मात्रिक स्वर भी इसी कहते हैं। इसी को मूल स्वर भी कहते हैं। दीर्घ स्वर को द्विमात्रिक स्वर के नाम से भी जाना जाता है, और इसी को संधि स्वर भी कहा जाता है, और इसी को संयुक्त स्वर भी कहा जाता है। पिलुत स्वर। अब स्वर के प्रकार जो होते हैं ये समय या मात्रा के अनुसार 3 प्रकार के होते हैं। तो हर्ष स्वर कौन कौन से होते हैं? तो हर्ष स्वर ए होता है, छोटी ई होती है, छोटा ऊ होता है और री होता है। ये 4 होते हैं।
तो क्वेश्चन आपसे पूछे कि हर्ष स्वर कौन कौन से होते हैं, तो हर्ष स्वर ए छोटी छोटा हुआ री होते हैं जी। जब इसको टॉपिक को आप छंद में पढ़ेंगे तो वहां आपको मात्रा लगानी है, तो मात्रा इसी टॉपिक से आपका छंद टॉपिक क्लियर होगा, वहां आपको मात्रा लगानी पड़ेंगी, इन्हीं स्वर को आपको छांटना पड़ेगा। दीर्घ या द्विमात्रिक, हमारे 11 स्वर थे, 4 कंप्लीट हो चुके हैं, तो बचे कितने? 7। तो उन 7 को हम यहां उतार देते हैं। छोटी ई ऊपर आ चुकी है, बड़ी ई, बड़ा ऊ, एढ़ी, ऐनक, ओखली, औरत। ये 7 हैं और ऊपर 4 हैं, ये 4 होते हैं और ये 7 होते हैं। पिलुत स्वर की बात करें तो 11 स्वर हमारे कंप्लीट हो गए, तो पिलुत स्वर कौन सा होता है? तो पिलुत स्वर हमारा इस प्रकार होता है, जैसे हमने लिख दिया ओम, तो ये हमारा पिलुत स्वर है। कहने का मतलब है जिसमें श्वास वायु लंबी खिंचती है वही हमारा पिलुत स्वर होता है। ये होते कितने हैं? ये हमारे 8 होते हैं। एक मात्रिक स्वर ए छोटी ई छोटा ओ री होता है, ये होते कितने? 4 होते हैं। इसका मात्रक एक मात्रा काल होता है, इसका 2 मात्रा काल होता है और इसका 3 मात्रा काल होता है। इनकी परिभाषा को जानेंगे कि जिन स्वरों को बोलने में कम समय लगता है या 1 सेकंड लगता है उसी को हर्ष स्वर कहते हैं, उसी को हर्ष स्वर कहते हैं। जिन स्वरों को बोलने में हर्ष स्वर से ज्यादा समय लगता है उनको दीर्घ स्वर कहते हैं, या जिसमें 2 सेकंड लगते हैं उसको दीर्घ स्वर कहते हैं, क्योंकि इसको 1 सेकंड मानेंगे तो इसको 2 सेकंड। जिन स्वरों को बोलने में दीर्घ स्वर से ज्यादा समय लगता है उनको पिलुत स्वर कहते हैं। ये 8 होते हैं और इसमें अर्थात 3 सेकंड कहें तो 3 मात्रा काल होता है। तो ये भी आपका क्लियर है कि हर्ष, दीर्घ और पिलुत। कमेंट करके बताएं समझ में आ गया हो तो मैं आगे टॉपिक को कराता हूं। गुड गुड, आगे देखिएगा। हर्ष, दीर्घ, पिलुत तीनों 8 होते हैं। एक ए होता है इसमें और 7 दीर्घ होते हैं। ये 8 ऐसे होते हैं, 8 होते हैं, लेकिन ए मित्रों उदासीन होता है, ध्यान रखना। इसकी कोई मात्रा नहीं होती, उदासीन होता है, इसकी कोई मात्रा नहीं होती। अगर आप कहीं भी लिखेंगे तो इसको लिखा नहीं जाता, ये उसमें ऑटोमेटिक ऐड होता है। आगे चलते हैं, इसी में हम आगे देखते हैं। ये था हमारा स्वर का पहला प्रकार, मात्रा या समय के अनुसार। अब हम जीभ की क्रियाशीलता के अनुसार, क्रियाशीलता के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। जीभ की क्रियाशीलता के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? कौन कौन से होते हैं? कमेंट करके बताएं जल्दी। शाबाश, गुड। तो 3 होते हैं। एक अग्र होता है, एक मध्य होता है, एक पश्च होता है। अग्र, मध्य, पश्च 3 होते हैं। तो अग्र का मतलब अगला वाला भाग होता है और मध्य का मतलब बीच वाला भाग होता है और पश्च का मतलब पीछे वाला भाग होता है। तो अब हम जानेंगे जो हमारे 11 स्वर थे वो कैसे डिवाइड होते हैं। तो मित्रों सिर्फ एक ही, प्यारे विद्यार्थियों, सिर्फ एक ही चीज याद रखना है, और वो याद क्या रखना है? केवल ए,
इतना आपको याद रह जाएगा कि ए जो होता है जीव के आधार पर, मध्य स्वर होता है जीव की क्रियाशीलता के आधार पर। बस इसको आप याद कर लेना, बाकी याद कराने की जिम्मेदारी मेरी है। आगे देखिएगा कि ए आपने यहां ले लिया तो अग्र मतलब पहला स्थान, मध्य मतलब बीच वाला, और पश्च मतलब पीछे वाला स्थान, अर्थात तीसरी पोजीशन। तो तीसरी पोजीशन वाला 3 नंबर होता है, 1 2 3। तो 3 नंबर वाली पोजीशन हमें पश्च पे लेके जाती है। तो आप 3 नंबर वाले सभी इसमें आप लेके आए, इसमें आप 3 नंबर वाले आप इसमें ले आए। अब आप गौर करें, यहां ध्यान दें मित्रों, देखो इस पे भी 3 नंबर है, इस पे भी 3 नंबर, इस पे भी, इस पे भी 3 नंबर, इस पे भी 3 नंबर है। तो समझ में आ गया होगा कि पश्च 3 नंबर पे जाता है, और बचे कुचे कितने बच्चे हमारे, छोटी ई बड़ी ई, ए आ छोटी ई बड़ी, छोटा ऊ बड़ा ऊ, एड़ी ऐनक, ये हमारे ऊपर आ जाते हैं। ये हमारे ऊपर अग्र वाले चौथ से बोले जाते हैं, मध्य से ए बोला जाता है, और पश्च से ये बोले जाते हैं। इसमें एक और है, 3 नंबर पर ही है, ये वाला है आगत स्वर, ओ बोला जाता है। तो आप गौर करें, 11 लिखे हुए हैं, 4 5 6 7 8 9 10 11। री इसमें नहीं होता है, तो आपको केवल एक याद करना है, मध्य में ए होता है। तो जब मध्य में ए है तो 3 नंबर वाले तीसरी पोजीशन पे अगर आप ए यहां लिखते तो आपका गलत हो जाता है। इसलिए केवल आपको एक याद रखना है, और एक याद रखने के लिए आपको सिर्फ मध्य याद हो जाएगा। बाकी ये 3 नंबर पीछे, और बचे हुए जो 4 हैं वो अग्र में हो जाते हैं। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। अब आप इसको देखिएगा, ये जो है ये क्या चीज है, इसको आगत स्वर कहा जाता है। इसी को आगत स्वर कहा जाता है, ये फारसी भाषा से लिया गया है, फारसी से लिया गया है। इसको आगत स्वर कहा जाता है, इसको विदेशी स्वर, इसको मेहमान स्वर, इसको अर्धचंद्र बिंदु, इसको अंग्रेजी स्वर भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? अगर हमने लिखा है शब्द डॉक्टर और शब्द लिखा है हमने ये वाला, तो आप जानते हैं कि आप जब इसको लिखेंगे तो आप इसको ऐसे लिखते हैं, डॉक्टर और डॉक्टर। तो ये हमारा डॉक्टर, यही हमारा इंग्लिश का शब्द होता है, इसीलिए इसको अंग्रेजी शब्द या आगत शब्द कहा जाता है। और ये आता किस में है? जीव के आधार पर पश्च वाले हिस्से से बोला जाता है। तो आगे देखते हैं हम इसमें, आगे देखते हैं, आगे है हमारा तालु की स्थिति के अनुसार, या मैं कहूं ओष्ठ, ओष्ठ लेते हैं पहले हम, पहले ओष्ठ आकृति को क्लियर करते हैं। ओष्ठ आकृति के आधार पर ओष्ठ आकृति के आधार पर दो प्रकार है, दो प्रकार। एक होता है विरतमुखी, एक होता है अविरतमुखी। तो विरतमुखी का मतलब है गोल, बोलते टाइम हमारे होठों की आकृति गोल होनी चाहिए, वो विरतमुखी, और जिसमें गोल ना हो वो हमारी अविरतमुखी। तो जब हम पढ़ते हैं 11 स्वर तो हम देखते हैं छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ओ, औ, ये चार हमारे विरतमुखी में आते हैं।
और बचे हुए हमारे 7 ए, आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, एढ़ी, ऐनक, ये री भी इसी में आता है मित्रों। री, एढ़ी, ऐनक, ओखली, औरत। तो हमारे 7 इधर हो गए, 4 इधर हो गए। हमने 11 स्वर को पढ़ा था। तो विरतमुखी का मतलब है होठों की आकृति गोल होती है, उसी को विरतमुखी कहते हैं। अभी हमारा एक और था जिसको हमने कहा था आगत। अब आप इसको बताइए, ये किस में लेंगे आप? इसको बताएं, आगत को किस में लेंगे? शाबाश। तो आगत की काउंटिंग इधर होती है क्योंकि ओ बोला जाता है और ओ हमारा विरतमुखी में ही आता है। तो उम्मीद करता हूं कि यहां तक चीजें आपके समझ में आ गई होंगी जी। क्लास को शेयर कर दें। क्लास अच्छी लगेगी तो लाइक तो आप खुद ही कर देंगे, कहने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उम्मीद करता हूँ कि शायद क्लास अच्छी लगेगी और आपको फ्री ऑफ कॉस्ट हर चीज़ की क्लासें आपको अवेलेबल होंगी। आपका यूपी पुलिस को आप क्लियर कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट की पढ़ाई करके। जिन बच्चों के पास पैसा नहीं है क्लास खरीदने के लिए, वो फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सभी क्लासें आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगी। मैथ, रीजनिंग, जीएस और हिंदी सभी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगी और आपको पूरी कराई जाएगी और एक अच्छी तरह कराया जाएगा जो भी विषय है। और जो यूपी पुलिस में आपका आता है उससे जुड़े हुए सभी क्वेश्चन आंसर उस श्रृंखला के साथ भी आपको सॉल्व कराए जाएंगे और हर टॉपिक आपको क्लियर कराया जाएगा। उम्मीद करता हूं कि चीज़ें आपको अच्छी लगेंगी और चैनल को सब्सक्राइब करें और क्लास को शेयर जरूर करें मित्रों। और क्लास अच्छी लगे तो कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताएं और लाइक का बटन दबा दें। आगे देखते हैं टॉपिक। आगे है हमारा तालु की स्थिति के आधार पर। तालु की स्थिति के आधार पर तो ये 4 प्रकार से होता है, 4 प्रकार का स्वर होता है तालु की स्थिति के आधार पर। तो इसमें हम जानेंगे, एक होता है हमारा समविरत, एक होता है हमारा अर्ध समविरत, एक होता है हमारा विविरत, एक होता है अर्ध विविरत स्वर। समविरत स्वर, अर्ध समविरत स्वर, विविरत स्वर और अर्ध विविरत स्वर, ये 4 प्रकार के होते हैं तालु की स्थिति के आधार पर। समविरत स्वर, अर्ध समविरत, विविरत और अर्ध विविरत। विविरत का मतलब क्या होता है? तो विविरत का मतलब मित्रों खुला हुआ होता है, खुला। इसका मतलब समविरत का मतलब क्या होता है? समविरत का मतलब बंद होता है। विविरत का मतलब खुला होता है और समविरत का मतलब बंद होता है। अर्ध समविरत आधा बंद, अर्ध विविरत आधा खुला। तो आप मुझे ये बताइएगा कि इसमें जो हमारे स्वर थे, हमारे 11 स्वर थे, उसमें हम कौन से स्वर के साथ अपने पूरे मुंह को खोलते हैं? तो जल्दी कमेंट करके बताएं जी। जब कोई छोटा बच्चा मिट्टी खाता है या बड़ा व्यक्ति हो तो हम उसको मुंह खुलवाने के लिए क्या कहते हैं कि आ बोल आ। तो जैसे ही हम आ बोलते हैं तो हमारा मुंह पूरा क्या हो जाता है? खुल जाता है। तो विविरत स्वर कौन सा होता है? आ होता है। तो यहां से आपको समझ में आ गया होगा कि आ होता है। अब ये जो आ बनता है ये किस किस से मिलके बनता है? तो ए के साथ अगर ए है तो आ बनता है। इसका मतलब ये तो पूरा खुलता है, तो ये आधा और आधा मिलके पूरा खुलता है। तो अर्ध विविरत में कौन सा आएगा? ए आएगा।
समझ में आ गया होगा। आ और ए पूरा खुलता है तो आ और आधा ए। अब हम जानते हैं बच्चे कुछ कैसे होंगे, तो इनको हम देखेंगे तो छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ और री। अर्ध संवृत के अंतर्गत एढ़ी और औ से औरत, ओखली, सॉरी औरत, ओखली, इन दोनों में यहां ओखली आता है और यहां ऐनक और औरत आता है। अब इनको याद कैसे करेंगे, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हम याद कैसे करें। तो याद करने के लिए हमें ध्यान देना पड़ेगा कि विवृत हमारा आ होता है, जो पेपर में बार बार पूछा जाता है, क्लियर याद हो गया होगा। अर्धविवृत आधा है तो ए होता है, तो ये दोनों पेपर में है। और मित्रों अर्धविवृत आधे की बात करें, आधे खुलने की, तो देखो ऐनक होता है तो आधी आंख खुलती है और आधी को ऐनक खोल देती है। औरत है, आधी आंख औरत खोल देती है। तो समझ में आ गया होगा कि ऐनक आंख को खोल देती है, आधी खुद खुलेगी, आधी ऐनक खोलेगी। और औ से औरत, औरत भी आंखें खुलवा देती है, तो औ से औरत यहां भी आंखें खुलेगी। इसका मतलब आधी आंख ऐनक खोलेगी, आधी औरत खोलेगी। और ए आपके याद हो ही गया होगा। और आ होता है विवृत पूरा खुला होता है। और मित्रों समविरत में बात करें तो ई छोटी और बड़ी, छोटा बड़ा ऊ और ऋषि। तो इसको कैसे देखना है, ई फॉर इमली, और अगर आपने इमली को खा लिया तो मुंह कैसा हो जाता है, बंद हो जाता है। तो दोनों ई यहां आ गई। अगर आपसे किसी ने कह दिया उल्लू चुप बैठ, तो ऊ फॉर उल्लू, मुंह कैसा हो जाता है, बंद हो जाता है। और ऋषि तपस्या करते ही हैं, तो आप जानते हैं कि ऋषि तपस्या करते हैं, उनका मुंह बंद रहता है। इमली खाई तो मुंह बंद हो जाता है, और उल्लू बोल दिया तो मुंह बंद हो जाता है। और री तपस्या करते हैं। बचा एढ़ी और ओखली, तो ये आपका अर्ध सम्मिलित में आ ही जाएगा। तो उम्मीद करता हूं कि शायद चीजें क्लियर हो गई होंगी। तो आगे चलते हैं मित्रों, यहां से इसमें आगे देखते हैं टॉपिक। आगे टॉपिक है उच्चारण के आधार पर, स्वर को करेंगे उच्चारण के आधार पर। उच्चारण के आधार पर स्वर, तो उच्चारण के आधार पर स्वर क्लियर करना है हमें। तो हम देखेंगे, हम सबसे पहले सिर्फ एक ही चीज से स्वर भी क्लियर करेंगे, उच्चारण, व्यंजन का भी उच्चारण क्लियर करेंगे, और हम अंतस्थ और ऊष्मीय का भी हम उच्चारण इसी KTM2 से करेंगे। तो मैंने क्या बोला है मित्रों, KTM-DO अर्थात KTM2। तो K4 होता है हमारा कंठ, T4 होता है हमारा तालु, M4 होता है हमारा मूर्धा, D4 होता है हमारा दंत, और D4 दंत होता है, और O4 होता है हमारा ओष्ठ। K4 कंठ, T4 तालु, M4 मूर्धा, D4 दंत, O4 ओष्ठ। तो यहां से हम इसके अनुसार करेंगे। तो मैं स्वर की लाइन दोबारा लिखे लेता हूं मित्रों, दोबारा हम लाइन को रिपीटेड करते हैं। ए, आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, एढ़ी, ऐनक, ओखली, औरत। इन्हीं 11 के साथ हम काम कर रहे थे और 11 से ही हमने स्वर कहा था।
तो अब हम इसके अनुसार देखते हैं। तो यहां से हम एक चीज और देखते हैं मित्रों, हम देखेंगे, मैं लिखे देता हूं, नोट करके हम लिख देंगे, बाद में चलो मैं लिख दूंगा। पहला पॉइंट है के, मैंने के को लिख दिया। दूसरा पॉइंट है टी, तीसरा पॉइंट है एम, चौथा पॉइंट डी और ओ। लेकिन इसमें जो मैं बोल रहा था आपसे, मैं यही लाइन कह रहा था कि जो होता है डी, नोट करके हम लिखेंगे इसको, दंत का कोई उच्चारण नहीं होता, दंत का स्वर में कोई उच्चारण नहीं होता, स्वर के अंतर दंत का कोई उच्चारण नहीं होता। मतलब डी फोर दंत, जब हम स्वर का उच्चारण करेंगे तो दंत का कोई भी उच्चारण नहीं होता। तो इस लाइन को आप नोट करके लिख लेना मित्रों। तो मैं यहां से डी को इसमें से खत्म ही करे देता हूं, तो आपकी समझ में आ गई होगी मैंने डी को खत्म क्यों लिख दिया यहां से। ओ मैंने डी को नहीं लिया है, मैंने ओ को ऊपर को लिख दिया है। के टी एम ओ कर दिया है, दंत का उच्चारण नहीं होगा, तो दंत को मैंने काट दिया है। अब हम देखते हैं के। तो देखो सब कैसे हैं, ये सभी जोड़े में हैं, केवल री अकेला है। री कैसा है, अकेला है। तो हम अब देखते हैं, सबसे पहले हमने के को उठाया, तो सबसे पहला जो जोड़ा है हम उसी को ले लेते हैं, ए और आ। तो कंठ ए और आ स्वर होते हैं। दूसरा जोड़ा हमने यहां से उठाया, छोटी ई और बड़ी ई। छोटी ई और बड़ी ई क्या होते हैं, तालु होते हैं जी। दंत का कोई भी उच्चारण स्वर के अंतर्गत नहीं होता। अगर मैं कहूं कि कोई भी जिसके दांत नहीं है वो भी स्वर को आसानी से बोल सकता है, तो इसलिए इसमें स्वर में दंत का कोई उच्चारण नहीं होता। पहला के था तो पहला जोड़ा उतार दिया, दूसरा टी था दूसरा जोड़ा उतार दिया, तीसरा एम है तो यह तीसरा जोड़ा नहीं उतारना। प्यारे विद्यार्थियों, यहां हमें क्या करना है, यहां देखना है एम फोर मूर्धा होता है, लेकिन हम एम फोर मूर्धा के स्थान पर मुंह मानेंगे। और जब हम मुंह की बात करेंगे तो मुंह कितने होते हैं, मुंह होता है एक। तो एक होता है तो अकेला कौन सा है, अकेला है री। तो यहां हम री को इसके साथ ऐड करते हैं। शायद समझ में आ गया होगा। अब आगे है ओ, फिर वही क्रम हम कर देंगे, छोटा ओ और बड़ा ओ। तो यहां तक समझ में आ गया होगा, यहां तक समझ में चीजें आ गई होंगी। आगे देखते हैं, अभी हमारी ये बचे हुए हैं, तो हम देखेंगे इन दोनों से गुण संधि बनता है और इन दोनों से वृद्धि बनता है। ये गुण संधि के हैं और ये वृद्धि संधि के। तो हम देखेंगे कि ए ऑब्लिक आक के साथ छोटी ई ऑब्लिक बड़ी ई बनती है तो एड़ी बनती। छोटे बड़े ए आ के साथ छोटी बड़ी ई आ बड़ी हो, छोटी ई हो तो एड़ी बनता है। तो इसका उच्चारण निकालने के लिए देखेंगे इसको क्या कहा गया है, कंठ कहा गया है। कंठ कहा गया है। इसको क्या कहा था, तालु। और जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, कंठ तालव्य। तो कहने का मतलब है ये क्या होता है, कंठ तालव्य। तो कंठ तालव्य में क्या क्या चीज आई, एड़ी और ऐनक, क्योंकि डबल जोड़ा है तो इसी में हमने रख दिया। आगे है ए
इन दोनों को देखेंगे, ए आ के साथ छोटा ऊ और बड़ा ऊ अगर है तो ओ बनता है। इन दोनों के साथ, इन दोनों के ही आपस में कोई किसी के साथ हो सकता है, ऐसा नहीं है कि ए के साथ ऊ होगा, ए के साथ बड़ा ऊ भी हो सकता है, तो ओ बनता है। तो ये हमने पढ़ा था अभी अभी। तो इसको क्या कहा गया था? इसको कहा था हमने कंठ। इसको क्या कहा था? इसको कहा था ओष्ठ। ओष्ठ। और इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या बनेगा? कंठ ओष्ठ। तो आपके समझ में शायद आ गई होगी कि ओ का भी उच्चारण हमने निकाल लिया, तो कंठोष्ठ। तो कंठोष्ठ में हमारा जोड़ा कौन सा आया? ओ और औ। ओ फोर ओष्ठ था, एम फोर मूर्धा था, टी फोर तालु था, के फोर कंठ था। तो हमारे स्वर के जो उच्चारण होते हैं, ये उच्चारण हमारे इस प्रकार होते हैं। और हमारी स्वर की क्लास में इतना ही था। पीछे एक बार हम रिपीटेड करते हैं, रिवाइज करे लेते हैं। हम देखेंगे कि वर्णमाला टॉपिक था, उसमें भाषा के अंग होते हैं तो 3 होते हैं, वर्ण, शब्द और वाक्य होते हैं। उसके बाद हिंदी भाषा की सार्थक इकाई वाक्य होती है। हिंदी भाषा की सबसे छोटी इकाई की बात करता है तो वर्ण होती है। हिंदी भाषा की मौखिक की बात करता है तो ध्वनि होती है। उसके बाद हमने किया था कि अर्थ के आधार पर सबसे छोटी इकाई शब्द होती है, क्योंकि अर्थ की इकाई केवल कितनी होती है? 2। वर्ण अर्थ नहीं देता, शब्द वाक्य देता है। तो छोटी इकाई पूछा तो शब्द था। आगे है भाव, भावार्थ के आधार पर तो वाक्य का ही भाव या भावार्थ निकलता है। आगे वर्णमाला, इसमें वर्णों का व्यवस्थित क्रम ही क्या कहलाता है? वर्णमाला। अब वर्णमाला में एक स्वर होता है, एक व्यंजन होता है। तो हमने सबसे पहला टॉपिक लिया है स्वर। स्वर कितने हैं ये हमने लिख दिया था, 13 लिखे थे। लेकिन इसको अनुस्वर, इसको विसर्ग कहते हैं, इन दोनों को अ योग वाय कहते हैं। इनको जोड़ा नहीं जाता स्वर में। तो मुख्य स्वर कितने रहते हैं? 10, जिसमें ऋषि को काउंट नहीं किया जाता, बाकी ये सभी आ जाते हैं। मूल भाषा में 11 ये होते हैं, 2 और होते हैं। जिसने नहीं देखा है वो क्लास को बैक करके देख लेना, मैंने सब लिखा था। और स्वर कितने होते हैं? 11 होते हैं। स्वर के प्रकार 3 होते हैं, हर्ष, दीर्घ और प्लुत होते हैं। ये छोटे छोटे होते हैं, ए छोटी, छोटा और री। 4 होते हैं, एक मात्रा काल होता है। जिन स्वरों को बोलने में कम समय लगता है उनको हर्ष स्वर और दीर्घ स्वर, ये 7 होते हैं। तो टोटल हमारे 11 हो गए। लेकिन प्लुत स्वर में ओम या धड़ाम या मैया जब हम बोलते हैं तो बहुत लंबी आवाज जिसमें खिंच जाती है दीर्घ से ज्यादा, तो वही हमारा क्या होता है? प्लुत होता है। 8 होते हैं, ए के साथ 7 दीर्घ होते हैं तो 8 हो गए। 3 मात्रा काल होता है और ए हमारा उदासीन होता है, इसकी कोई मात्रा नहीं होती है। आगे देखते, जीव की क्रियाशीलता के आधार पर हम देखते हैं जीव अग्रभाग, मध्य, पश्च, अगला, बीच का और मध्य दोनों। छोटी एडी ऐनक ए मध्य में होता है। मैंने सब कुछ आपको बता दिया है पीछे क्लास में, आप रिपीटेड करके देख सकते हैं। 3 नंबर पीछे आता है, 3 नंबर यहाँ भी था, लेकिन केवल इसको याद रखना है, बाकी 3 नंबर सब इसमें आता है। ये क्या था? ये फारसी भाषा से लिया है। इसको आगत अंग्रेजी या विदेशी या अर्ध चंद्र बिंदु कहते हैं। डॉक्टर, डॉक्टर तो डॉक्टर होता है, इसलिए इसको अंग्रेजी का कहा जाता है। आगे देखते हैं, उस आकृति के आधार पर होठों की आकृति या तो स्वर को बोलने में वृत्तमुखी बनाएगी या अवृत्तमुखी या वृत्ताकार या अवृत्ताकार में कहूँ तो वृत्तमुखी अर्थात वृत्ताकार में। देखो इन चारों को जब हम बोलते हैं तो हमारे चेहरे होठ की आकृति गोल होती है और बाकी इनको बोलने में गोल नहीं होती। इसको वृत्तमुखी वृत्ताकार कहा जाता है क्योंकि इसमें भी आकृति गोल होती है। आगे देखते हैं, आगे तालु की स्थिति के आधार पर 4 प्रकार से होते हैं। सम्मिलित का मतलब बंद होता है, अर्ध सम्मिलित आधा बंद होता है, विवृत खुला होता है और अर्धविवृत आधा खुला होता है।
तो मैंने बताया था कि पूरा मुंह आ में खुलता है, तो आ किस किस से मिलकर बनता है, आधा ए होता है, और ऐनक आधी आंख खोलती है और आधी औरत खोल देती है। तो यहाँ तक टॉपिक क्लियर। इमली खाते हैं तो मुंह बंद होता है, और उल्लू कहते तो मुंह बंद, और ऋषि तपस्या करते हैं तो बचा हुआ अर्ध सम्मिलित में आ जाता है। नेक्स्ट है उच्चारण के आधार पर स्वर। तो उच्चारण के आधार पर जब हम पढ़ेंगे तो KTM 2 की लाइन पढ़ते हैं, K फॉर कंठ होता है, T फॉर तालु, M फॉर मूर्धा, D फॉर दंत, O फॉर ओष्ठ। दंत का स्वर में कोई उच्चारण नहीं होता, नोट करके मैंने लाइन को लिखाया था। जब सबके डबल डबल जोड़े होते हैं, री का नहीं होता है, तो मैंने सबसे पहले के उठाया था तो दोनों इस पहला जोड़ा उठाया, टी उठाया तो दोनों का फिर जोड़ा उठाया, एम उठाया तो मैंने ये नहीं उठाया, क्यों? क्योंकि एम फॉर मूर्धा, मूर्धा का मतलब हमने मुंह मान लिया, और यहीं से हम इस री को लेते हैं। और यूपी पुलिस ने एक पूछा था, इम्पोर्टेंट था ये। और दंत का उच्चारण नहीं होता, बाकी ओष्ठ है, ओष्ठ फिर हमने ये उठा लिया। कंठ तालव्य कैसे होता है, ये जोड़ा कैसे बनता है, गुण संधि का नियम है, और ये जोड़ा कैसे कंठोष्ठ होता है, ये मैंने सब कुछ आपको बता दिया है। और मित्रों मिलते हैं फिर कल नेक्स्ट क्लास में, शाम के 7 बजे फिर मुलाकात होगी। क्लास को शेयर करना और लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, और जो भी आपके साथ मित्र हैं और उनसे आप बताइएगा, फ्री ऑफ कॉस्ट क्लास है। क्लास अगर अच्छी लगी है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और जो आपका कोई क्वेश्चन स्वर से रिलेटेड है तो उस क्वेश्चन को भी आप कमेंट बॉक्स में डाल दें। हम आपके कमेंट बॉक्स में से क्वेश्चन जरूर देखेंगे और बता देंगे। तो इसलिए मिलते हैं फिर अगली क्लास में।